जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? बढ़िया एकदम। चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मजे में हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। तो आज संडे है। पिछले संडे को आप लोगों ने एक पेपर दिया था ना, पार्ट टेस्ट 1। कौन सा दिया था? पार्ट टेस्ट 1 दिया था भाई साहब। कितने बच्चों ने अच्छा दिया था? अभी मेरे पास लिस्ट भी है। लगभग केवल 140 से 145 बच्चों ने उस टेस्ट को दिया। हालांकि आपके पास अभी भी समय है। अगर आपने अभी तक उस टेस्ट को नहीं दिया है तो जाकर दीजिए, फ्री टेस्ट है। क्लियर है? आज हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपको। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं लग पा रहे होंगे, उनके सॉल्यूशंस आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड। अब ठीक है। हाँ, उसके अलावा वो लिस्ट भी आपको दिखाएंगे, मतलब रिजल्ट का रिपोर्ट कार्ड भी आपको हम बताएंगे। ठीक। अब तुम लोग कह रहे हो कि भैया पार्ट टेस्ट 2 का सिलेबस कब बताओगे? उसकी एक अलग प्रॉपर वीडियो आएगी। ठीक है, चल तो स्टार्ट करते हैं भाई। उससे पहले अगर आप हमारे एनटीएससी आरंभ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो आप जाकर ऐप से अपने आप को इनरोल कर लीजिए। जितना जल्दी करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो आप 1 अगस्त से पहले इस पेड टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। कहाँ से? रैंकर्स लाइव के ऐप पे से 1 अगस्त से पहले। क्लियर है? 1 अगस्त से पहले ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें 7 पार्ट टेस्ट, 7 फुल टेस्ट आपको मिलेगा टिल एनटीएससी स्टेज 1, सेट एंड मैट बोथ। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट। क्लियर है? चल, प्रोसेस क्या है हमारे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का? सबसे पहले आप रैंकर्स लाइव ऐप सर्च करिए। कहाँ पर? प्ले स्टोर पर। उसके बाद कुछ इस तरह से आपको ऐप दिखेगा, इसको डाउनलोड करिए, फिर ओपन करिए यहाँ से। जब आप ओपन कर चुके होंगे तो आपको कैटेगरी चूज करने के लिए कहा जाएगा आफ्टर लॉगिन करने के बाद। तो आप एनटीएससी कैटेगरी चूज करिएगा। इसके बाद टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे एनटीएससी फ्री टेस्ट मिलेगा और एनटीएससी आरंभ टेस्ट सीरीज मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको आइकन दिखेगा। यहाँ पर आप बाई नाउ क्लिक करिएगा, यहाँ से पे करिएगा वाया पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, जो भी तुम्हारे पास है, भीम यूपीआई, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी है उससे आप पे कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। शेड्यूल आपके सामने मैं बता दे रहा हूँ। एक फ्री टेस्ट हम लोग कंडक्ट करा चुके हैं। दूसरा फ्री टेस्ट कब है? 18 जुलाई को। अब एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए, जो भी बच्चे पेड टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं और ज्वाइन कर चुके हैं और ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए एक और अच्छी चीज हम लोगों ने इसमें ऐड की है। टेस्ट के साथ साथ, हाँ, टेस्ट के साथ साथ पर्सनल मेंटरशिप भी अब उन्हें मिलेगी। मतलब अब उनका समय समय पर उनको चेक किया जाएगा कि आपकी तैयारी कहाँ पर है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। आपको कोई दिक्कत है तो आप पर्सनली कनेक्ट करो मेरे से, कुणाल सर से। जो भी डाउट है वो आप पूछो समझो तैयारी के रिगार्डिंग। ठीक है, उनसे 15-15 दिन में 15-15 डे के बाद जूम मीटिंग होगी, उनके पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। तो ये सारी चीजें उन्हीं से होंगी जो हमारे पेड टेस्ट में होंगी। ठीक है, सिर्फ 300 रुपए है, जिससे आप टेस्ट भी ज्वाइन कर लोगे और पर्सनल मेंटरशिप भी पालोगे। पर्सनल मेंटरशिप बिल्कुल फ्री है, लेकिन उनके लिए जो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे, जितने भी बच्चे हमारे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सनल मेंटरशिप वी आर गोइंग टू प्रोवाइड। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग क्या आपको प्रोवाइड करने वाले हैं? कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन, कंप्लीट मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन और कंप्लीट साइंस का सॉल्यूशन। सोशल स्टडीज का डायरेक्टली आपको आंसर उसी दिन क्लिक हो गया होगा। आप जाकर टेस्ट वाले सेक्शन में रिजल्ट्स में अपने आप को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फटाफट करेंगे। बस आपको हिंट देना है मुझे। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है ये 2 का स्क्वायर है, फिर ये 3 का स्क्वायर है, फिर ये 5 का स्क्वायर है, फिर ये 7 का स्क्वायर। इट मीन प्राइम नंबर का स्क्वायर है। तो इसके बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है? 11 आता है। तो 11 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 क्लिक है। ठीक है, इसी तरह देखिए तेजी से कैसे सवाल किया जाता है। 430 में से 345 घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 345 में से 270 घटाएंगे तो कितना आ रहा है? फिर 270 में से ये घटाएंगे तो कितना आ रहा है? ये आ जाएगा 85, ये आ जाएगा 75, ये आ जाएगा आपका 65। इट मीन्स इसके बाद क्या होगा? 55 और घटा दीजिए। तो 205 में से 55 घटाएंगे तो कितना आएगा? कहोगे भैया 150।
क्लियर, आसान सवाल था, बढ़िया। ये एक है, ये एक है, फिर 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, इट मीन्स यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा, 4 चौका 16। ठीक है, क्लियर। चलिए, नाइफ, नाइफ और चॉपर का जो संबंध है आपको सेम संबंध इसमें खोजना है। ठीक है, नाइफ और चॉपर दोनों यूज किया जाता है काटने के लिए, लेकिन वॉकिंग और फिटनेस, वॉकिंग से फिटनेस होती है, स्विम आपको फ्लोट करके करना होता है, सीजर से कपड़ा काटा जाता है। बट क्विल्ट और ब्लैंकेट ये दोनों चीजें किस चीज के लिए यूज की जाती हैं? ओढ़ने के लिए यूज की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्विल्ट आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्विल्ट क्या होता है। देखिए, कुछ चीजें अंग्रेजी की चीजें होती है जो थोड़ी टफ हो जाती हैं, कभी कभी आपको एनालॉगी में इस तरह की चीजें आती हैं। फरी एंड आयर, इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब है, एक का मतलब है क्रोधित होना और एक का मतलब अत्यधिक क्रोधित होना। तो फरी का मतलब होता है अत्यधिक क्रोधित होना और इस आयर का मतलब होता है क्रोधित होना। ये सारी चीजें गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कॉन्वल्यूजन और स्पैज्म, इन दोनों का मतलब होता है अकड़ना या ऐंठना। ठीक है, अकड़ना या ऐंठना। तो ये अकड़ वाला जो है वो ज्यादा हार्ड अकड़ है, मतलब मसल्स का अकड़ना वगैरह कुछ है ये। ठीक है, इसको आप एक बार गूगल करिएगा, इन चारों वर्ड्स को गूगल करेंगे तो आपको चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। देखिए, ये बेसिकली इंग्लिश के वर्ड्स हैं, आपको अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप इसको गूगल करिएगा, आपको डायरेक्ट आपको इसका वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं उसका वर्ड मीनिंग। ठीक है, चलो। जिस तरह से भूखे आदमी को आप खाना दे देंगे, उसी तरह से वियरी मतलब थके हुए व्यक्ति को आराम दे देंगे तो आप वो उसको आराम मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे थर्ड होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डिफरेंस देखिए। डिफरेंस आप देखेंगे तो ये 29 का डिफरेंस होगा, यहाँ पे भी देखेंगे तो 29 का डिफरेंस है, बट यहाँ पे देखेंगे तो 28 का डिफरेंस है। तो ऑड वन आउट करना है आपको, तो 173 इसका आंसर होगा। देखिए भाई, ये सब सारी चीजें हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे बस मैं आपको हल्का हल्का हिंट देने के लिए आया हूँ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को अथक प्रयास करने के बाद भी आपसे अगर ना लगा हो तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं होना है। इस क्वेश्चन में ट्रिक थोड़ा सा अलग है। ट्रिक कुछ इस प्रकार से, 2 + 2 का स्क्वायर + 2 का क्यूब करिए, कितना आ रहा है 2। ठीक है, पेन चल जा। 2 + 2 दूना 4 + 2 दूना 4 दूना 8, ये आ गया कितना 14। इसी तरह अगर मैं 3 + 3 का स्क्वायर + 3 का क्यूब करूं तो ये कितना आ जाएगा 3 + 3 3 के 9 + 3 3 के 27। तो ये कितना आ जाएगा 9 3 12 12 27 39 मिल रहा है। फॉर्मेट में आपको 4 + 4 का स्क्वायर + 4 का क्यूब, 4 + 16 + 64 कितना आ गया 84। इसी तरह आप 5 का करेंगे तब भी आपको 155 मिल जाएगा। बट आप यहाँ पे 6 + 6 का स्क्वायर + 6 का क्यूब करेंगे तो आपको 260 नहीं मिलेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 260। क्लियर है, ये सवाल बहुत आसान था। 7 5 12 12 12 144 4 3 7 7 7 49 5 1 6 6 4 36 8 2 10 10 10 में 100। क्लियर है, आफ्टर सॉल्यूशन मैं ही आपको वो रिजल्ट का रिपोर्ट भी सुनाऊंगा, तो थोड़ा वेट करिए। क्लियर है, ये सवाल बढ़िया था, इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट हुआ था, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं, हाँ पिछले पार्ट 1 में कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हुई थी, कुछ इंटरनेट बग्स थे, कुछ क्वेश्चंस विजिबल नहीं थे, बट पार्ट टेस्ट 2 में सारी चीज़ें सही कर दी जाएंगी, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। दैट वाज फर्स्ट टाइम, हमें अभी आइडिया नहीं था कि कितना हम किस तरह से उसमें फोटो इमेजेस डालें ताकि प्रॉपर विजिबल हो, तो बट इस बार वी हैव एवरीथिंग, आइडिया लग चुका है हमें। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे ए क्या डिनोट कर रहा है? ए डिनोट कर रहा है द पर्सन हु स्पीक तमिल, ये है तमिल वाले। ठीक है, बी डिनोट कर रहा है इंग्लिश, ये है इंग्लिश। सी डिनोट कर रहा है मलयालम और डी डिनोट कर रहा है तेलुगु। चलिए, द नंबर ऑफ पीपुल हु कैन स्पीक बोथ तमिल एंड इंग्लिश, बोथ तमिल एंड इंग्लिश कहाँ पे आएगा, एक सेकेंड। चलिए, तमिल और इंग्लिश ये वाले होंगे जो गोले के अंदर आएंगे, और गोले के अंदर और इस रेक्टेंगल के अंदर 1 + 2 + 3 1 6। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश मलयालम एंड तेलुगु, इंग्लिश मलयालम एंड तेलुगु। आई नो ये क्वेश्चन अगर प्रॉपर विजुअल होता तो सारे बच्चे लगा लेते और सबके नंबर कुछ ना कुछ बढ़ जाते, बट डोंट वरी। इंग्लिश मलयालम तेलुगु, तो ये तीनों आना चाहिए, तो ये यहाँ पे आ जाएगा इंग्लिश, ये सर्कल आना चाहिए, रेक्टेंगल आना चाहिए, ट्रायंगल आना चाहिए। तो आई थिंक ये 4 और 2 आ रहा है, बाकी तो कोई नहीं। तो आई होप 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, हाँ 4 और 2 6।
क्लियर है, इसका भी आंसर 6 होगा। डन है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक आइदर इंग्लिश और मलयालम, या तो इंग्लिश या तो मलयालम, इंग्लिश या तो मलयालम। तो मतलब कि ये हमें पूरा लेना होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक, ये पूरे 17 का 18, 18 3 21, 21 5 26, 26 2 30, 30 से 36, 36 4 40, 40 7 47, 47 1 48, 48 20 68। इसका आंसर क्या आना चाहिए? 68 आना चाहिए। एक बार फिर से चेक करते हैं, कोई त्रुटि हुई क्या? क्या क्या पूछा है हमसे? फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक आइदर इंग्लिश और मलयालम, या तो इंग्लिश या तो मलयालम। तो एक बार फिर से ऐड करते हैं शायद। 17 1 18, 18 3 21, 21 5 26, 26 2 28, 28 4 32, 32 6 38, 38 7, 38 7 8 7 15 45, 45 1 46 20 66 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बढ़िया सवाल था। इफ द टोटल पॉपुलेशन इज 100, हाउ मेनी डू नॉट स्पीक आइदर लैंग्वेज? ऐसे कितने हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं? तो ये तो 66 हो गए, ये 66 3 69 हो गए, 69 2 कितने हो गए? 71, 71 10, 81, 81 9, 81 9 90, 90 10 100। तो टोटल 100 जीरो होंगे। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कोई भी कुछ नहीं बोलता है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो, उम्मीद करता हूँ ये बढ़िया सवाल। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ये अरिथमेटिक रीजनिंग का है, ये आपको मैंने पढ़ाया होगा ना, अरिथमेटिक रीजनिंग का ये शायद। इसमें बस आप इसकी जगह साइन चेंज करके वैल्यू चेक करिए। चलिए दूसरे को चेक करिए आप। 8 ग्रेटर देन की जगह क्या लिखना है आपको? एक बस समझाऊंगा मैं। 8 प्लस, फिर उसके बाद 8 लेस देन को क्या लिखना है आपको? माइनस लिखना है। फिर 8 प्लस की जगह क्या लिखना है? डिवीजन का साइन लगाना है। फिर 8 इक्वल टू की जगह क्या लिखना है? इक्वल टू की जगह लेस देन लिखना है। और क्या आ जाएगा? 17। तो ये आ जाएगा 8 8 16, 16 में से एक गया 17, ये आ गया 15, 15 लेस देन 17, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। इसी तरह आप इसको भी चेक कर लेंगे, आपको एक आंसर मिल जाएगा, और इसी तरह आप इसको भी चेक कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखिए, सॉल्यूशन किस लिए बनाया जा रहा है? ताकि ऐसा सवाल जो टिपिकल आपके लिए हो उसको समझा दिया जाए। ठीक है, चलिए। महेश स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर फ्रॉम द, देखिए पहले ये करेंगे, महेश ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया, एंड आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर, यहां से यहां तक ये चला कितना? 30 मीटर। फिर टर्न्स राइट, राइट की तरफ मुड़ गया, मतलब इधर मुड़ गया, एंड अगेन 30 मीटर, वॉक्स अगेन 30 मीटर, यहां से यहां गया कितना? 30 मीटर। देन ही टर्न लेफ्ट, अब लेफ्ट इसका किधर होगा? लेफ्ट इसका इधर होगा। क्लियर है? अगेन ही टेक्स लेफ्ट टर्न, एक सेकेंड, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर। अच्छा, यहां से यहां तक ये गया 30 मीटर। फिर उसके बाद अगेन ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 15 मीटर, ये यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है और 15 मीटर चलता है, तो इसका आधा चलेगा ये 15 मीटर। फाइनली टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 60 मीटर, अब यहाँ से ये लेफ्ट लेता है और यहाँ से यहाँ तक आता है 60 मीटर, बिल्कुल यहाँ तक आ जाएगा, एकदम क्लियर है, बढ़िया से फिगर बनाया होगा आपने भी। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज महेश फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो यहाँ से साउथ की तरफ है, और साउथ की तरफ कितने मीटर है? 15 मीटर। बढ़िया सवाल था, इजी सवाल था। इफ ए इज टू द साउथ ऑफ बी, अगर ए जो है वो बी के साउथ में है, मतलब इस डायरेक्शन में है, एंड सी इज टू द ईस्ट ऑफ बी, सी जो है इधर है, इन व्हाट डायरेक्शन इज ए विथ रेस्पेक्ट टू सी? ए जो है वो सी के रेस्पेक्ट में किधर डायरेक्शन में है? तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। वेयर इज नॉर्थ वेस्ट? हियर। बढ़िया। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज गोपाल वाज फेसिंग अ पोल, एक दिन सुबह उठता है तो सनराइज की तरफ गोपाल जो है फेस, पोल की तरफ फेस किया हुआ है। सन आपको पता है किधर से निकलता है? ईस्ट की तरफ से, ये आप ख्याल रखिएगा। द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, अब जहां भी है, अब देखो मान लीजिए, देखिए आपको एक चीज मैंने बताया है, क्या बताया है? नहीं बताया तो भी सुन लीजिए। जैसे ये पोल है, अगर ये सन इधर है तो पोल एग्जैक्टली ये अगर इस डायरेक्शन में है तो एग्जैक्टली इसके इधर बनता है ये इसका शैडो। ठीक है, इट मीन्स सन इधर से निकल रहा है तो इट मीन्स वेस्ट की तरफ इसका क्या बनेगा? शैडो। पोल का शैडो किधर बनेगा? वेस्ट की तरफ, क्योंकि इस समय सन कहाँ है? एकदम ईस्ट में है, तो शैडो कहाँ बनेगा? वेस्ट में। गोपाल वाज फेसिंग ए पोल, द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट,
अब देखो उसके राइट की तरफ है, तो वो किधर की तरफ मूव करके खड़ा होगा? इट मीन्स वो साउथ की तरफ मूव करके खड़ा होगा, पक्का। साउथ की तरफ खड़ा करके आप इमेजिन करिए, इसको साउथ की तरफ खड़ा करेंगे तो राइट हैंड साइड में इसके क्या हो जाएगा, ये पोल का वो हो जाएगा शैडो। विच डायरेक्शन इज फेसिंग? तो आई थिंक साउथ। नहीं समझ में आया? देखो सन का डायरेक्शन जो है वो, सन जिधर से उगा इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसका वो बनेगा, क्या बनेगा? शैडो बनेगा। तो ये शैडो जो है वो इसके राइट में है। अगर ये नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन कर रहा होता, नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन कर रहा हो तो शैडो जो है लेफ्ट में आती। अगर आप कहते कि वेस्ट की डायरेक्शन में, तो ये इसी की डायरेक्शन में शैडो होती। इसके राइट में, इट मीन्स ये साउथ की तरफ देख रहा है। डन है? ए एंड बी इज ए मैरिड कपल। ए एंड बी इज मैरिड कपल, ये दोनों पति पत्नी है। एक्स एंड वाई आर ब्रदर, एक्स और वाई ब्रदर है। एक्स इज ब्रदर ऑफ ए, एक एक्स का भाई है, वाई भी भाई होगा, तो ये तीनों भाई हो गए। हाउ वाई इज रिलेटेड, हाउ वाई इज रिलेटेड टू बी, वाई जो है वो बी से कैसे रिलेटेड है? बिल्कुल ब्रदर इन लॉ होगा, मतलब भाभी और देवर का रिश्ता है भाई। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया। बीज मदर वाज एज मदर डॉटर, बी की जो माँ है वो ए के माँ की डॉटर है। ए की मम्मी होंगी कोई और मम्मी की कोई बेटी होंगी जो बी की माँ है। ठीक है। हाउ ए इज रिलेटेड टू बी, ए बी से कैसे रिलेटेड है? तो इन दोनों की मम्मी देखो ये है, या तो ए इसका मामा होगा या तो मौसी होंगी। तो यहाँ पे क्या है? मैटरनल अंकल है, तो यहाँ पे मामा होगा। डन। चलिए, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी ब्रदर्स हैं। सी एंड डी आर सिस्टर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, सी एंड डी आर सिस्टर, ब्रदर्स हैं तो यहाँ मेल मेल लगा लो। एंड सी एंड डी आर सिस्टर्स तो फीमेल फीमेल लगा लो। एज सन एज डीज ब्रदर, ए का जो बेटा है वो डी का भाई है। ए का जो बेटा है वो डी का भाई है। मान लो ये कोई लड़का है और यहाँ पे डी और सी, ये तीनों भाई बहन हो जाएंगे। अब हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, हाउ बी इज रिलेटेड टू सी। अब देखो ये भाई बहन है तो इट मीन्स ए के भी सब बेटे हुए, तो ये चाचा हुए ना, अंकल। बिल्कुल डन है। चलो, ए इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ द बीज सन, ए इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ बीज सन। ध्यान से, बी का बेटा कोई होगा, ए इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ बीज सन, बी के सन के बेटे का सन जो है उसका भाई है ए। हाउ ए रिलेटेड टू बी, ग्रैंड सन। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम गोट्स आर सीप, कुछ गोट जो है वो सीप है, ये गोट है, ये सीप हो गया। आल सीप आर काउज, आल सीप आर काउज, आल काउज आर सीप, सभी काउज क्या सीप है? सभी काउज सीप नहीं, ये बाहर वाली काउज सीप नहीं है, तो ये गलत हो गया। सम गोट्स आर काउज, कुछ गोट है जो है वो काऊ है क्या? बिल्कुल, कुछ गोट तो काऊ होंगी होंगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही लग रहा है, तो यहाँ खोजते हैं ओनली सेकंड ट्रू। ठीक है, चलिए। ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल मैंगोज आर एप्पल। सम ग्रेप्स आर एप्पल, कुछ ग्रेप्स एप्पल हैं। ऑल एप्पल आर मैंगोज, नो। सम एप्पल आर मैंगोज, बिल्कुल सेकंड सही है, तो थर्ड वाला ऑप्शन ओनली सेकंड इज ट्रू। क्लियर? देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया इतना फास्ट क्यों करा रहे हो। प्यारे बच्चों, ये उनके लिए जो टेस्ट दे चुके हैं, ये उनके लिए जो प्रीवियस क्लासेस पढ़ रहे होंगे, तो उनको तो समझ में आ रहा होगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे, अगर आप नए हैं, तो आप प्लेलिस्ट से चीजों को शुरू करिए, बाद में टेस्ट दीजिएगा आप। टू पोजीशन ऑफ डाइस आर शोन बिलो, हाउ मेनी पॉइंट्स आर अपीयर इन द अपोजिट टू द फेस ऑफ कंटेनिंग 5। तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 1 है, तो 2 1 सेम है, तो इट मीन 5 के सामने क्या आएगा? 4 आएगा। 1 2 3 4 के सामने क्या आएगा? चलो बना लेते हैं, 3 2 1, 3 को पकड़ो, 3 1 2, सॉरी 3 5 6, तो 3 के सामने 4 आएगा, 4 के सामने 3 आएगा। डन है? बढ़िया। इफ ए क्लॉक शोज 6:45 PM, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द नीडल्स? तो वही 11/2 m माइनस 30 इंटू एच, फॉर्मूला याद कर लीजिए भाई। 11/2 m है 45 माइनस 30 इंटू 6, 11 है 25 55, 11 44 5 9 95, 495/2, 3 6 18। मान लीजिए ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 247.5 माइनस 180 67.5। आसान था? बढ़िया।
ये बढ़िया सवाल है, इसका सॉल्यूशन प्रॉपर बताऊंगा। ए वॉच विच गेन्स 5 सेकेंड इन 3 मिनट्स, हर 3 मिनट के बाद वॉच जो है 5 सेकंड तेज हो जाती है। वॉच सेट राइट एट 7 AM, 7 बजे बिल्कुल सही सेट कर दी गई। इन द आफ्टरनून ऑन द सेम डे व्हेन द वॉच इंडिकेटेड 4:15 o'clock, 4:15 का मतलब 3:45। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हुआ, तो ट्रू टाइम हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम हो गया 5 घंटा, 5 घंटा प्लस 3 8 घंटा प्लस 8 घंटा 45 मिनट। 8 घंटा 45 मिनट को मिनट में कन्वर्ट करिए, 8 6 48, 480 प्लस 45, तो ये कितना हो गया 480 बटे प्लस 45 करिए, 8 4 12, 5 2 4 1 5, 525 बिल्कुल सही है। अब कह रहा है 3 मिनट में 5 सेकंड बढ़ रही है, तो 3 से डिवाइड करिए, देखते हैं 3 3 मिनट के कितने अंतराल मिलेंगे हमें। 1 और 2 चला जाएगा, 3 से 21, 3 5 15, 175 बार बढ़ेगा, हर बार 5 सेकंड, तो 175 बार में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 25, 2 आया, 5 7 35, 2 37, 7 में 3 आया, 5 1 5 3 8, 875 सेकंड ये आगे बढ़ चुका होगा। ठीक है, तो 875 सेकंड को 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 12 25 60, और ये आ जाएगा 5 1 5, 5 7 35, 5 5 25। अब 12 से डिवाइड करिए, ये आ जाएगा 12 1 12, और 5 गया, 12 चौक 48, 12 दूना 24, 12 चौक 48, 12 छंग 72, कितना बच रहा था 55, 12 चौक 48, 48 और 7, ठीक है, ये आ गया 14 सही 7/12 मिनट, ये आगे जाएगा। घड़ी में कितना बज रहा है 3:45, तो इसमें ऐड कर दीजिए 14 मिनट, 14 सही 7/12 मिनट, तो 3 + 45 + 14 सही 7/12 करिएगा, तो ये आ जाएगा 3:59 सही 7/12। ठीक है, मतलब गलत लिखा है ये। हाँ, अब ऑप्शन क्लिक करते समय ध्यान क्या देना है, चलिए ऑप्शन क्लिक करते समय हमें ध्यान ये देना है कि ये 59 सही 7/12 60 से कितना कम है, 59 सही 7/12 60 से कितना कम है। यह है आपका 1 + 1 - 7/12, ये आ जाएगा कितना 1 + 5/12। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये लगभग 60 में से 1 गया, 1 में से एक चीज गलती कर दी यहाँ पर, क्या ये 1 नहीं, ये 0 रहेगा। ठीक है, तो 1 - 7/12, तो मतलब 4 बजने में अब 5/12 मिनट बचे हुए हैं, बहुत हल्का सा अंतराल है, तो 4 बजे के लगभग को हम यहाँ पे मानेंगे आंसर। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 4 बजे। किसी को कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, देखिए आराम से लगाइएगा, फिर से वीडियो को देखिएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। समझना ये था कि आपको टाइम इंटरवल निकालना है, कितना टाइम वो आगे बढ़ेगा, उसके बाद उसको 3 मिनट से डिवाइड करिए कि टोटल कितने मिनट के वो आपको लैप्स मिलेंगे। हर 3 मिनट में वो 5 सेकंड बढ़ेगा, तो कितने मिनट, मतलब 875 मिनट में वो कितनी बार बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैलेंडर फॉर द ईयर 1993 विल बी द सेम फॉर द ईयर। तो आपको मैंने बताया है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है। तो आप कहोगे ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसको 4 से डिवाइड करिएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 चौका 16, रिमाइंडर कितना बचेगा 4 9 36, और ये 4 8 32, एक रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर जब +1 बचता है प्यारे बच्चों, तो आपको मैंने बताया है कि +6 कर लीजिएगा, रिमाइंडर 2 बचता है तो +11 कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1993 में जब हम +6 करेंगे तो यह आ जाएगा 1999। तो 1999 तो को ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे 1993 में +11 करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कितना आ जाएगा 3 1 4 9 1 10 2004, इसलिए 2004। अगर 1999 दिया होता तो आप ये क्लिक करते हैं। ठीक है, +6 +11 फिर +11 फिर +28 हम ऐड करते हैं। आप कैलेंडर वाली क्लास फिर से देखेंगे तो आपको चीजें पता चलेंगी, जो नहीं देखा होगा उसे नहीं पता चलेगा। ठीक है, चलिए व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 28 मई 2006। ये आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको मैंने बताया है कि सबसे पहले आप कैलकुलेट करिए 31 दिसंबर 2005 तक कहाँ तक आप पहुँचते हैं, कितने ऑड डेज होते हैं। तो सबसे पहले 2005 को चेक करते हैं, 2000
2000 को पहले डिवाइड करेंगे 4 से तो ये पूरी पूरा कट जाएगा। क्लियर है, आसान सवाल था। देखिए भाई हमारे क्लासेस किए होंगे तो आपको आ रहा होगा, नहीं किए होंगे तो नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये सवाल है, इस सवाल में ये इसके अपोजिट आएगा, ये इसके अपोजिट आएगा और ये इसके अपोजिट आएगा। इट मीन ब्लैक और ये काली पट्टी वाली सामने नहीं दिखनी चाहिए, मतलब थर्ड ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी थर्ड है तो ये गया, यहाँ पे भी थर्ड है तो ये भी गया, यहाँ पे थर्ड है तो ये भी गया। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। अमर इज द 10th पोजीशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लास ऑफ 40, मतलब शुरू में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां पोजीशन टॉप से अमर का है। उसके बाद टोटल कितने बच्चे हैं, 40वें बच्चे तक हैं। ठीक है, देयर आर 5 स्टूडेंट बिटवीन अमर एंड अर्चिता। अमर और अर्चिता के बीच में कितने स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है। तो इट मीन्स या तो इधर होंगे 1 2 3 4 5, इट मीन्स चौथे पोजीशन पर होगी, या फिर इधर होंगे 11 12 13 14 15, 5 स्टूडेंट इधर होंगे, 16वें पोजीशन पे होगी। अर्चिता या तो यहाँ होगी, अर्चिता या तो यहाँ होगी। तो उसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट में बी देयर बिटवीन अर्चिता एंड लास्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। यहाँ से यहाँ देखा जाए कितने बीच में होंगे, या फिर यहाँ से यहाँ देखा जाए तो कितने बीच में होंगे। तो यहाँ से यहाँ आप जब देखेंगे तो 36 और ये 24। हालांकि मुझे पता है कि आपका आंसर कितना आ रहा होगा, 23 और 35, लेकिन 23 और 35 यहाँ आंसर नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपको सेकंड ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा, 24 और 36। एट व्हाट एंगल आर हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इंक्लाइंड एट 30 मिनट पास्ट 6। 30 मिनट पास्ट, 6 बजने में 30 मिनट बचा हुआ है, मतलब 5:30। तो 11/2m माइनस 30 इंटू एच, तो 11/2 इंटू 30 माइनस 30 इंटू 5, ये आ गया 15। 11 × 5 = 55, 11 × 16, 3 × 5 = 15, 115 डिग्री। ठीक है, आसान सवाल था, ये सवाल ही गलत है। अब ये सवाल बढ़िया है, कह रहे बच्चों 5 persons आर सिटिंग इन ए रो, वन ऑफ द रीजन एट द एक्सट्रीम एंड्स एज इंटेलिजेंट एंड वन इज फेयर। तो मान लेते हैं कि या तो यहाँ पे इंटेलिजेंट होगा, या पे यहाँ पे फेयर होगा, या फिर यहाँ पे फेयर होगा तो यहाँ पे इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, ए फैट पर्सन इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ए वीक पर्सन। कोई एक फैट पर्सन है जो राइट में बैठा हुआ है, किसके, वीक के, वीक फैट। ए टाल पर्सन इज टू द लेफ्ट ऑफ द फेयर पर्सन। टाल पर्सन फेयर पर्सन के लेफ्ट में है, यहां मान लेते हैं। और फेयर पर्सन एंड द वीक पर्सन इज सिटिंग बिटवीन द इंटेलिजेंट एंड द फैट। वीक जो है वो इंटेलिजेंट और फैट के बीच में, बिल्कुल सही है, बस हो तो गया। टाल पर्सन इज एट विच प्लेस काउंटिंग फ्रॉम द राइट। राइट से अगर काउंट कर रहे हैं तो टाल पर्सन सेकंड पे है। पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ द वीक पर्सन पजेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। किसके बगल वाला पूछ रहा है, वीक के लेफ्ट में, तो इंटेलिजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज सिटिंग एट द सेंटर, फैट। आसान सवाल था। ऑल बिल्डिंग आर रेन, सभी बिल्डिंग रेन है। ऑल पेपर आर बिल्डिंग, तो रुक जाइए, ऑल बिल्डिंग आर रेन्स, ऑल पेपर आर बिल्डिंग, यहां पे बिल्डिंग को लिख देते हैं। और क्या कह रहा है, ऑल डॉग्स आर पेपर। ठीक है, कुत्ते एकदम बीच में है। ऑल डॉग्स आर रेन्स, क्या सभी डॉग रेन होंगे, बिल्कुल सभी डॉग रेन होंगे। सम पेपर आर रेन्स, देखिए भाई ये कह रहा है कि सम पेपर आर रेन्स, लेकिन ये बात गलत है। क्यों गलत है, सम पेपर क्यों रेन होंगे भाई, ऑल पेपर रेन होंगे, ऑल पेपर रेन होंगे। सम तो होंगे ही होंगे, लेकिन ऑल पेपर रेन होंगे। तो ये सम कह के गलत कह रहा है ना। सम रेन्स आर बिल्डिंग, क्या कुछ रेन बिल्डिंग होंगे, बिल्कुल ये बात सही है। बाहर से अंदर आओ, कुछ रेन बिल्डिंग होंगी, ये सही है। सम रेन्स आर पेपर, कुछ रेन्स आर पेपर, हाँ कुछ रेन पेपर तो होंगी यहाँ वाली। ठीक है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, गलत है। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज, ये सही है। यहाँ पे डाउट आ रहा होगा, मुझे पता है किस चीज का, कि भैया सम पेपर आर रेन क्यों नहीं होगा। प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें ये चीज क्लियर है कि ऑल पेपर रेन होगा, तुम्हें पता है कि सभी पेपर रेन होंगे, तो भाई सम में क्यों जा रहे हो यार।
जब तुम्हें पता है कि सभी बच्चे इंजीनियर बैठे हुए तो तुम कुछ को क्यों कह रहे हो इंजीनियर, सारे के सारे इंजीनियर हैं, ठीक है। ऑल बॉल्स आर लॉक, सभी बॉल लॉक है। सम लॉक्स आर कीज, कुछ लॉक कीज है। ऑल लॉक और कीज, ऑल लॉक और कीज गलत है। सम बॉल्स आर लॉक, सम बॉल्स आर लॉक्स ये सही है। सम बॉल्स आर कीज गलत है। सम बॉल्स में भी कीज, सम बॉल्स आर लॉक्स और सम बॉल्स में भी कीज, कुछ बॉल कीज हो सकती है। यस ये भी सही लग रहा है। सम बॉल्स आर लॉक ये भी गलत है। क्यों गलत है? सेम पीछे वाला मेथड, सम बॉल क्यों लॉक होगी भाई, पूरी की पूरी बॉल लॉक होगी। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, क्योंकि कुछ बॉल्स में भी कीज हो सकती हैं। दूसरे फिगर में आप देख सकते हैं जब बॉल और लॉक को सेम जगह बनाएंगे तो यहाँ पे कीज को करेंगे तो कुछ बॉल्स कीज होंगी। क्लियर है? देखो तेजी से इसलिए बता रहा हूँ भाई, जी को जो सिलोजिज्म मेरे से 3-3 घंटे पढ़ के आया मैं उसे फिर से यहाँ पढ़ाने नहीं बैठूंगा, और ये तो मैं नहीं बताने वाला हूँ। इसका आप ऑर्डरिंग कर नहीं सकते हो, ये ऑर्डर करना है डिक्शनरी के बेसिस पर, और ये तो कोडिंग सबसे आसान होती है, ये आपको दिया हुआ है, ये नहीं बताने वाला हूँ। चलिए ये सवाल बताऊंगा, लास्ट सवाल 50वां। इफ यू काउंट 21st लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम द एंड, तो एंड से मतलब एंड से 21st पे जाना है, दैट मींस 27 माइनस 21st करना, 6 आ जाएगा। 6 पे कौन होता है? एफ होता है। और 20 लेटर्स फ्रॉम द बिगनिंग, तो 20 इजोटी टी होता है। विच लेटर विल एग्जैक्टली, तो ये 6 पे है, ये 20 पे है, तो मतलब ये 20 6 26, 26 मतलब 13वें पे बीच में आएगा, 13वां बीच में आएगा प्यारे बच्चों। 13वां क्या होता है? एम होता है। आसान। चलिए मैथ शुरू हो गया। मैथ्स का ये सवाल सबसे आसान था। हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए, पैरेलल के लिए क्या होता है? ये होता है, और वन सॉल्यूशन के लिए ये होता है। चलिए इफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है आपको, देन एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। तो आप सबसे पहले x को रेशनलाइज कर लीजिए, 1/2 माइनस √3 है, इसको रेशनलाइज करेंगे 2 + √3 से अपॉन 2 + √3 से, तो ये आ जाएगा आपके कितना, ये आ जाएगा आपका 2 + √3 आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरह 1/x क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा 2 माइनस √3, वैल्यू रख दीजिए। अब ये हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? सॉल्यूशन वो रिजल्ट अनाउंस मैं ही करूंगा, रुक जाओ अभी। ये हो जाएगा 4 + 3 + 4√3, ये हो जाएगा -4 - 3 + 4√3, आंसर कितना आएगा? 8√3। आसान सवाल था। इफ द क्वेश्चन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग दिस, बहुत ही आसान सवाल है, डिवीजन करिए। x + 4 से x⁴ + 10x³ + 35x² + 50x + 29। क्लियर है? डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा x³, ये आ जाएगा x⁴ + 4x³ अपॉन 6x³ + 6x², 6x² करेंगे तो यह + 35x² है, तो ये हो जाएगा 6x³ + 6 × 24x², तो यहाँ कितना बचा? 11x² + 50x, तो ये जाएगा 11x, तो ये हो जाएगा 11x² + ये 44x², 44x आ जाएगा, ये आ जाएगा -6x + 29, तो ये हो जाएगा +6। क्लियर है क्या? +6 करेंगे तो 6x + 24, यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 5। ये आपसे कह रहा है कि डिवाइडिंग करेंगे तो x³ माइनस ax² + bx + 6 के फॉर्म में आपको मिल रहा है क्या? x³ + 6x² + 11x + 6, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आई? -6, b की वैल्यू क्या आई? 11, रख दीजिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा -6 + 11 अपॉन -6 - 11, ये हो जाएगा आपका 6 × 5 = 11 अपॉन 11 × 6 = 17, -5/70। बढ़िया, इजी था। चलो भाई cos 90 की वैल्यू इसके बीच में आएगी, आंसर 0 होगा। भाई ऐसे ही सवाल लगवाऊंगा, और कैसे लगवाऊंगा? बैठा के पढ़ाऊंगा थोड़ी यहाँ। इफ द इक्वेशन इतना इतना है, कॉमन रूट, कॉमन रूट का मतलब समझ लो x² + axb = 0 और x² + bx + a, अगर मान लो इसका एक रूट अल्फा है तो इसका भी अल्फा ही होगा, कॉमन रूट है, इन दोनों का रूट सेम है, तो अगर इसमें वैल्यू पुट करोगे तो हो जाएगा α² + a α + b = 0, इसमें पुट करोगे तो ये α² +
बी अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। अब कह रहा है ए प्लस बी की वैल्यू निकालिए, यहाँ से सॉल्व करो इसको, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए माइनस बी, ये कैंसिल हो जाएगा, अल्फा ये ए है, वेट, ये ए है, ये आ जाएगा कितना, ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है, किसी भी क्वेश्चन में 1 रख दीजिए अल्फा की वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है, -1। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सब पढ़ाया है। इफ 9 टाइम्स द 9th टर्म, 9 टाइम्स ऑफ t9 इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ 15th टर्म, 15 टाइम्स ऑफ t15 इज एपी, एपी में व्हाट इज द 24th टर्म, सॉल्व करिए इसको। 9 टाइम्स ऑफ ए प्लस 8d, जो मेरे बच्चे होंगे उन्हें पता होगा कि भैया तेज क्यों करवा रहे हैं, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं उन्हें लग रहा होगा कि भैया इतना तेज क्यों करवा रहे हैं। 9a प्लस 9 है 72d इक्वल टू 15a प्लस 15 चौका 60, 6 कैरी 15 कम 15 6 15 6 21, 210d। और सॉल्व करिए, 9 6 15 6a इक्वल टू कितना आ रहा है, 72d इक्वल टू 210 कितना आ रहा है, घटाइए घटाइए, इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 210 में से 70 जाएगा तो कितना आ जाएगा, घटा देता हूँ, 8 3 130, ये आ जाएगा 138, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना आ रहा है, 6 2 5 18, 23 आ रहा है, और नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, एक बार चेक कर लेते हैं, इसको इधर बच्चा नेगेटिव आएगा। ठीक है, a इक्वल टू -23 आ रहा है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, 24th टर्म बताइए, तो ये हो जाएगा a प्लस 23d, तो a की वैल्यू -23 प्लस 23d, और ये कितना हो जाएगा, d इक्वल टू 0। अरे a की वैल्यू -23d आएगी ना जी, तो यहाँ 23d लिख दो, प्लस 23d कितना आ जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भाई मैं तो इतने ही तेज कराऊंगा। चलो, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज वेन इंक्रीज बाई 17 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बोथ ऑफ, तो भाई एग्जैक्टली डिविजिबल की बात कर रहे थे, इन दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों का जब एलसीएम ले लोगे तो तुम्हारा एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 4680, 4680 में से 70 घटा दो, 4663। ऑप्शन नंबर सी, दोनों का एलसीएम लो भाई, 520 और 468 का एलसीएम लो, आंसर आ जाएगा। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड, हालांकि ये पढ़ाया नहीं है फिर भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ये ऐसे निकलेगा, ये एक सर्कल है, सर्किल में ये क्या होता है, ये डायगोनल होता है, नहीं, द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड, ये सब पढ़ाऊंगा अभी। एक सर्कल है, सर्किल के अंदर अगर स्क्वायर बना दिया जाए तो ये डायगोनल होगा, और ये 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगा, तो 2r इक्वल टू कितना होता है, ये डायगोनल की वैल्यू होती है √2a। ठीक है, तो 2 × 12, 12 डिवाइडेड बाई √2 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 6√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे a स्क्वायर पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, तो 6 36, 36 दूना 72। नहीं पढ़ाया हूँ, पढ़ाऊंगा, आसान होता है जी। If the sum of an arithmetic progression is the same for the p terms and q terms, find the sum for the p plus q term. It means आपको दिया हुआ है sp इक्वल टू sq, तो इसको रखिए p/2 2a प्लस p-1 इंटू d इक्वल टू q/2 2a प्लस q-1 इंटू d। ये प्रूव कराया है, ये क्लास में करवाया है। इसको सॉल्व करेंगे भाई तो बहुत लंबा जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं आप। ये आ जाएगा 2ap प्लस pd p-1 माइनस 2aq प्लस q-1 इंटू d। बहुत फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा पता है, 2a प्लस d p प्लस q-1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब आप सम ऑफ p प्लस q निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो कहोगे भैया p प्लस q/2 2a प्लस p प्लस q-1 इंटू d, ये आएगा, और इसकी वैल्यू आपकी हो गई कितनी, 0 आ गई, क्योंकि यहाँ से आपने निकालोगे सॉल्व करके तो ये आएगा, तो 0, ये कितना आंसर आ जाएगा, 0। क्लियर है, ये क्लास में करवाया है इसलिए जल्दी करवाया है। चलो लास्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज 15 स्क्वायर यूनिट 7.5, कितना होगा, कहोगे भैया आसान है, 1,3 रख दीजिए, ऐसे रखते हैं 1 3 4 0 -1 0 और 1 3, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कहोगे कि हाफ 1 इंटू 0 करोगे 0 प्लस 0 -3, एक ब्रैकेट में माइनस करिएगा, फिर ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करिएगा। क्लास जो किया होगा उससे सब आ रहा होगा, चाहते 12 और -0 और -0, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है -3 -12/2, तो ये आ रहा है -15/2 मतलब 7.5, ठीक है। एरिया नेगेटिव नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसके बाद साइंस का भी आपको सॉल्यूशन अभी कुणाल सर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसी वीडियो में, बाहर नहीं जाना है, ठीक है। अब चलो रिजल्ट बता दूं, इसी के लिए वेट कर रहे थे क्या, मैं ही रिजल्ट अनाउंस कर देता हूँ। चलो तो रिजल्ट कुछ इस प्रकार से है, प्रियांशी नाम की जो भी बच्ची है उसका सबसे हाईएस्ट नंबर आया है, कितना आया है 97 आया है, जैसे भी आया हो इस बच्ची ने जैसे दिया 97 हाईएस्ट गया है, 100 आउट ऑफ 100। ये किशन नाम का कोई और बच्चा है, मैं नहीं हूँ भाई साहब, कृष्ण सोलंकी करके मेल आईडी है इसका, इसने 94 नंबर पाया है। बाकी साहिल जो रेगुलर बच्चा है 92 नंबर, आयुष 77, उज्ज्वल 76, चंदन, नमन, चिरंजीव, रजत, दीपाली, अनन्या, अर्पिता, बीना का 63 है, शशांक, यथार्थ का 60 है, शैन, ऋतिक, हर्ष का 57 है, हर्ष नारायण का, राहुल राज, मणिकांत, समीर त्रिपाठी, नील्यांश का 53 है, और महेश का 52 है, सृजन का 51 है, श्वेता का 50 है, साहिल का 50 है, और नंबर किसी का भी मत चुराइएगा आप लोग, संचित का 49 है, और आरोही 33 नंबर, रवि प्रसाद 33 नंबर। बहुत सारे लोगों को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। देखो टेस्ट देने का ये मतलब होता है ना, कितने बच्चे अटैम्प्ट किए हैं, 133 बच्चे अटैम्प्ट किए, बाकी सारे बच्चे भी टेस्ट दिया करिए भाई, ठीक है। तो आप लोगों से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अभी कुणाल सर बता रहे हैं, साइंस का बता रहे हैं, उसको भी देख लीजिए, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए और रैंकर्स का आरंभ टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। डन है, चलिए। हेलो एवरीवन, चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई सेट वाले पार्ट की। मैट वाला पार्ट आई होप आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट भाई अगर उसमें होगा तो आपको किशन सर से क्लियर कर लेना। यहाँ पे देखो जो भी चीज़ें हम सॉल्यूशन करेंगे थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में ही करेंगे, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, है ना, आप सॉल्यूशन देख रहे हो जो आपने टेस्ट दिया था। तो मेन चीज़ देखो, टेस्ट क्यों देना चाहिए यार, मैं बार बार इसीलिए मैं फोकस करता हूँ, आप टेस्ट देना चाहिए आपको। हम देखो पढ़ाई जो करते हैं चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं, है कि नहीं। आप जो घर पे पढ़ाई करते हो चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हो, तो चैप्टर के एक चैप्टर का तुमने फॉर्मूला पढ़ा, अब उस पर बेस्ड प्रॉब्लम आया तो तुरंत तुम्हारे माइंड में था, तुमने अप्लाई करके निकाल लिया। बट पढ़े थे तुम 1 महीना पहले लाइट, ठीक है, और 1 महीना बाद तुमसे लाइट का अगर प्रॉब्लम दिया जाए तो वो भूल जाता है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। इसको समझना कि तुम्हें तब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं पूछ क्या रहा है, बट तुरंत अगर पढ़े हो तुम तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट जरूर दिया करो, रैंडम क्वेश्चंस आए तुमसे तब तुम जानोगे कि तुम्हें स्कोर करने के लिए एक्चुअली करना क्या है, ठीक है। करोगे स्कोर तब भी तुम जब एक्चुअली तुम जानोगे तुम्हें करना क्या है, ठीक है। इसलिए टेस्ट दिया करो, और बाकी के जितने टेस्ट है भाई सारे लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस केस की बात करते हैं। पहले प्रॉब्लम में क्या बोला गया आपसे भाई, व्हाट हैपेंस व्हेन अ हैवी ऑब्जेक्ट एंड अ लाइट ऑब्जेक्ट आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम द सर्टेन हाइट इन एब्सेंस ऑफ एयर। चलो यहाँ से एक एच हाइट फिक्स कर लेते हैं। एक बॉडी आ रही है जिसका मास m1 है, दूसरे बॉडी मान लेते हैं जिसका मास m2 है, ठीक है। दोनों मान लेते हैं ये ज़्यादा था, ठीक है, इसका मास ज़्यादा था। अब ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन g ही नीचे लगेगा दोनों पे, बिल्कुल लगेगा भैया, ये तो यूनिवर्सल ट्रू है। बट एक बात जो क्वेश्चन में दी थी वो क्या दी थी, ये वाली एब्सेंस ऑफ एयर, ये जरूर ध्यान में रखना क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके ऊपर मैं जल्दी एक एक्सपेरिमेंट भी आपके ऊपर दिखा दूंगा इसको, कि अगर एयर नहीं होता तब क्या होता, अगर एयर होता तो क्या होता। तो बने रहना चैनल पे लास्ट तक, तभी समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भाई दोनों के लिए सेम है। एक्सेलरेशन क्या करता है, आपकी बॉडी की स्पीड को बढ़ाता है, तो स्पीड को बढ़ाने की रेट अगर सेम है, एक्सेलरेशन मतलब सेम है, तो दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेंगे। बट किस केस में, एब्सेंस ऑफ एयर के केस में। अगर एयर होता तब कहानी दूसरी होती, वो हम एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे, ठीक है। चलो दूसरे केस की बात करते हैं भाई। दूसरे केस में आपसे क्या बोला गया है कि ये आपका एक 4 kg का मास है, इससे अटैच एक 6 kg का मास आपने रखा हुआ है। ये इस पे आप कोई फोर्स लगा रहे हो, दैट इज 5 न्यूटन, ठीक है। 5 न्यूटन आप फोर्स लगा रहे हो, तो आपसे बोला गया है जो लाइटर मास है उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो चलो मान लेते हैं कंबाइंड मोशन आपका होता है किसी एक्सेलरेशन से, पकड़ लो, ठीक है। आप कर रहे हो फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो मूव जरूर करेगा, ठीक है, ये वाली कहानी।
कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो मूव जरूर करेगा, थोड़ा सा भी फोर्स लगाओ। अगर फ्रिक्शन होता तब फोर्स लगाते, हो सकता कुछ रेजिस्टिव फोर्स लग रहा हो, उसको मूव ना करने दे रहा हो, बट यहाँ पे मूवमेंट होगी क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो कुछ एक्सेलरेशन होगा। अब एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आपने पढ़ा है नेट फोर्स, ठीक है, ये चीजें आपने पढ़ रखी होंगी। चलो अब इस केस में क्या हो रहा होगा, इस केस में क्या हो रहा होगा भाई ये देख लेते हैं। मास क्या है टोटल आपका 10 kg, दोनों का ऐड कर दोगे इनटू एक्सेलरेशन कितना है ए हमें जो कि निकालना है, और हम फोर्स कितना लगा रहे हैं 5 न्यूटन, ठीक है। तो जो ये 10 एक्सेलरेशन आने वाला है वो 5/10, इट मीन्स 0.5 आने वाला है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना भाई लास्ट तक, ठीक है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो एक्सेलरेशन जो टोटल सिस्टम का आया वो आया क्या 0.5, ठीक है, 1/2 बोल दो या फिर 0.5। अब आपका जो अगर 4 kg का ब्लॉक है, इसकी FBD बनाओ तो इसको कोई एक फोर्स चला रहा होगा, बिल्कुल चला रहा होगा। कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से, क्योंकि जब होल सिस्टम का है ना, जब दोनों एक साथ ए एक्सेलरेशन से जा रहे हैं तो अकेले भी वो अगर देखोगे तो ए से ही जा रहा होगा, बिल्कुल है ना। दोनों अगर कंबाइन में ए से जा रहे हैं तो सिंगल भी ए से ही जा रहा होगा। तो चलो बोलते हैं ये एफ हमें निकालना है, तो फिर से एफ क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इसका कितना है भाई 4 है, और आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है 0.5, तो ये कितना आ जाएगा 2 न्यूटन, ठीक है। तो इसको भाई ध्यान में रखना इस चीज को कि आपका जो आंसर होगा वो 2 होगा। ये थोड़ा सा आपके लिए समझने वाली बात थी, बोनस, ठीक है। चलो आगे वाली बात करते हैं भाई। अब थ्रस्ट फोर्स आपको गिवन था, मैंने वहां पे बता रखा था कि अब थ्रस्ट फोर्स क्या होता था। मैं देखो थोड़ा सा तेज ही रहूंगा क्योंकि चीजें मैंने जो बता रखी हैं वो आप अगर नहीं पढ़े हो तो नहीं समझ में आएंगी, तो इसलिए वो सारे लेक्चर्स जरूर देख लेना। ये क्या होता है भाई, अब थ्रस्ट फोर्स एपरेंट वेट के बराबर होता था, एपरेंट वेट के बराबर। जो क्या लिक्विड में वेट लॉस होता है वही क्या होता है आपका एपरेंट वेट। तो वेट इन एयर, ये एक्चुअली होता क्या था, वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड, यही तो होता था। बिल्कुल भैया यही होता था, फॉर्मूला यही था कि एपरेंट वेट मतलब जो लिक्विड में वेट मिल रहा है, ठीक है, वेट जो लिक्विड में मिल रहा है ये क्या होगा आपका एपरेंट वेट इन एयर माइनस एपरेंट वेट इन लिक्विड। और अब थ्रस्ट आपको दे रखा है कितना 1/4, अगर वेट मान लेते हैं W है, ठीक है, मान लो अगर बॉडी का वेट W है तो आपको निकालना क्या भाई वेट फेल्ट इन लिक्विड, ठीक है, ये वेट फेल्ट है, सॉरी, यही आपको निकालना है। तो वेट इन एयर क्या है W, और ये वेट फेल्ट ही निकालना है आपको भाई, वेट फेल्ट समझ लो। देखो ध्यान से, ये हो गया आपका वाटर, ये ब्लॉक कहीं एयर में रखा था, फिर ये वाटर में आता है, ठीक है। तो ये अप थ्रस्ट, इस पे कुछ फोर्स लग रहा है, अप थ्रस्ट समझना, देखो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। और नीचे फिर से इसके वेट ही लगेगा जो कि mg मान लो या फिर W लिख लो, ठीक है। तो अब जो लिक्विड में वेट होगा, वेट इन लिक्विड होगा, वो क्या होगा भाई, वेट इन लिक्विड क्या होगा, जो आप एयर में था, ठीक है, जो एयर में था, एयर में कितना था आपका W, एयर में था भाई। अब लेकिन तुम अंदर आते हो तो अगर ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, नीचे कुछ फोर्स लग रहा है, तो कुछ बॉडी आपकी क्या होगी वेट लूज करेगी, और वही क्या होगा वेट जो ये एयर में भी वेट क्या होगा mg माइनस अप थ्रस्ट फोर्स, यही तो होगा, है ना। ये अप थ्रस्ट फोर्स, ये वेट तो एयर में भी था, ये क्या था अप थ्रस्ट फोर्स नीचे लग रहा था, यही तो होगा भाई, है कि नहीं। तो ये वेट इन क्या होगा वेट लॉस, इतना ही तो वेट लॉस करेगा वो, ठीक है। तो अब थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट इन एयर अपॉन वेट लॉस इन वाटर, यही होता था फॉर्मूला हमारा। चलो तो वहां से देख लो, ये W इसको इधर कर दोगे, वेट फेल्ट क्या होगा, वेट फेल्ट W माइनस 1/4 ऑफ W, दैट इज 3W/4, ठीक है। जो आंसर आपका भाई आएगा वो ये। चलो आगे की बात कर लेते हैं भाई, है ना। चलो इस वाले पार्ट की बात करो, चौथा क्वेश्चन है ना, हाँ चौथा क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ने से पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, ये डिस्टेंस आपका घटता नहीं चाहे जहाँ आप चले जाओ। ये डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होता था, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है बट डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, या तो ये बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, ठीक है। जैसे ये यूनिफॉर्म का केस है, आप यहाँ से चल के
यहाँ तक अगर जाते हो तो 5 मीटर आपकी डिस्टेंस होगी, तो 5 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट होगी अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है आपका तो, ठीक है। तो उस केस में इक्वलिटी शो करेगा, तो डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल और लेसर देन डिस्टेंस। सही है भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या तो छोटा होगा डिस्टेंस से या फिर बराबर। बहुत बढ़िया, ए वाला सही है। इन जर्नी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही फॉर्मूले को ही एक बार वर्ड में लिखा हुआ है उसने, एक बार क्या किया आपको बस इस फॉर्मेट में लिख दिया, तो दोनों सेम है, दोनों ट्रू है, तो बोथ ए एंड बी। चलो अब कौन सा क्वेश्चन है भाई, 5वां क्वेश्चन। इफ यू आर एन ओशियन लाइनर इज गोइंग ईस्टवर्ड, चलो ये मान लो ओशियन लाइनर पकड़ लो ऐसे ही, ठीक है। इधर मान लो ईस्ट है तुम्हारा, इधर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ, समझते रहना। इधर जा रहे हो तुम कितने 12 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हो, समझना फिर। एंड यू रन साउथवर्ड, इसके बाद तुम साउथ की तरफ चलते हो, साउथ नीचे है आपका कितना 3.6 मीटर पर सेकेंड से। द मैग्नीट्यूड ऑफ योर रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए क्या है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, एक का डायरेक्शन इधर था, एक का डायरेक्शन इधर था, तो दोनों के बीच का रिजल्टेंट हमेशा इधर ही आएगा, जो नॉर्थ और ईस्ट और साउथ के बीच में ही आएगा। तो साउथ और ईस्ट के बीच में आने वाले दो ऑप्शन है, पहले कट कर लो, ये वाला एक हो गया, ये वाला एक हो गया, ये दोनों तो कैंसिल आउट, ठीक है। अब अगर रिजल्टेंट तुम्हें लेना है तो तुम क्या करते हो, ए का वेक्टर अगर ये है, एक दूसरा ये है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तुमने पढ़ा होगा मैथ में, अगर नहीं पढ़ा है तो भाई पढ़ लेना। तो इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3.6 का स्क्वायर क्या करोगे, 3.6 का स्क्वायर कर लो भाई, ठीक है। चलो मान लो 4 ही समझ लेते हैं इसको, अगर 4 ही करते हो तुम फिर भी ये 16 आएगा, तो टोटल ऐड करने के बाद क्या आएगा 160। तो क्या ये 13 के स्क्वायर से कम है, बिल्कुल, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169, तो जो वैल्यू दोनों में से 13 से कम होगी और 12 से ज्यादा होगी वही होगा। तो ये क्या है आपका 12.5, ये 13.5 है, बट स्क्वायर आपका 160 के आसपास ही आ रहा है, और कम ही आएगा बल्कि, क्योंकि 3.6 को मैंने 4 ले लिया डायरेक्टली, ठीक है। तो ये क्या आएगा 12.5। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, एक अगर वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर, तो नेट उन दोनों के बीच में ही आएगा, ये हमेशा क्लियर होगा। आप देख लेना बॉडी को, ये किसी बॉडी को रस्सी खींचना इधर से, एक को खींचना इधर से, तो ये आएगा इसी डायरेक्शन में, ये ट्राई करके देख लेना तुम लोग, तब समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। एक वेक्टर तुम्हारा वी ए इधर हो गया, एक तुम्हारा वी बी इधर हो गया, रिजल्टेंट इधर आएगा। तो रिजल्टेंट निकालते कैसे, मैग्नीट्यूड की बात करोगे, मैग्नीट्यूड निकालना तुम्हें, वो क्या होगा भाई अंडर रूट वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर, अगर वो 90 डिग्री पे हैं तो, ठीक है, 90 डिग्री पे हैं दोनों, तब ये केस होगा। और जब निकालोगे तो आइडिया तुम्हें मैग्नीट्यूड का कैसे लेना, 12 का स्क्वायर 144, 3.6 को 4 ले लो, अगर तुम्हें कैलकुलेटर नहीं है तुम्हारे पास उस समय तो 4 आएगा 160, और 13 का कितना होता है 169, तो 13 से कुछ कम होगा, बट 12 में कुछ ऐड कर रहे हो तुम 16 वाली, तो 12 से तो ज़्यादा यानी है, तो वो क्या है 12.5। एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। चलो छठे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई, सिंपल क्वेश्चन है ये वाला भी। एन ऑब्जेक्ट इज पुट 1 by 1 इन 3 लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज। चलो ये समझ लो, इसकी D1 डेंसिटी थी, इसकी थी D2, और इसकी क्या थी D3। 3 लिक्विड है आपके पास, यहां तक भरा हुआ है, बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्ट फ्लोट्स, देखो जो चीज आपको गिवन है उस पर जरूर फोकस किया करो, फ्लोट गिवन है, ठीक है, विथ 1/9 पार्ट। 1/9 पार्ट अगर नहीं तुम्हें समझ में आ रहा हो फ्रैक्शन में, तो इसको चेंज कहां पे करोगे तुम, चेंज कहां पे करोगे इसको डेसिमल में चेंज करके समझ लेना, मैं तो ऐसे ही समझता हूं, तुम्हारी बात अलग है भाई। पार्ट ऑफ दियर वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड सरफेस इन लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज D1, D2, D3 रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो बोला क्या गया है भाई, फ्लोट विथ पार्ट ऑफ दियर वॉल्यूम आउटसाइड, ये भी नोट करो, आउटसाइड, उतना पार्ट ऊपर की तरफ है, तो 1/9 क्या होगा 0.11 होगा। पहले वाले केस की बात करोगे, ये कब D1 के लिए, और इतना पार्ट ऊपर होगा। दूसरे वाली केस की बात करोगे तो 0.1 इंटू ये कितना होगा भाई 98, ठीक है, ये होगा D2 के लिए 0.18। अब D3 के लिए बात करोगे तो 3/7 है, 0.4 समथिंग आएगा, ठीक है।
मतलब सबसे कम कौन डूबा है, ये वाला, क्योंकि 0.4 पार्ट आपका ऊपर है। और जब भी केस किसका फ्लोटिंग का होता है तो जो बायंसी फोर्स होता है आपका वो क्या होता है, वेट के बराबर हमेशा। और वेट तीनों का सेम है, तुमने मास सेम ले रखा है, बस लिक्विड चेंज किया, ये ध्यान रखना। तो फोर्स ऑफ बायंसी क्या होगा तुम्हारा, mg के बराबर हमेशा होगा, ठीक है, मतलब वेट के ही बराबर होगा। तो वेट तुम्हारा चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ब्लॉक तुम सेम ले रहे हो। तो ये क्या होगा, रो इंटू जी इंटू वी, ठीक है, रो वी जी, ये होता है तुम्हारा बायंसी फोर्स, जितना वॉल्यूम क्या होता है डिस्प्लेस। तो यहाँ पे फोर्स तो आपका बायंसी क्या हो गया, सेम हो गया तीनों के लिए। तो जो वॉल्यूम, ये डेंसिटी है, सॉरी, ठीक है, डेंसिटी को मैं रो से डिनोट करूँ या फिर d1 से, तो जो d है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v हो जाएगा। तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा बाहर, उसका क्या होगा, d कम होगा। तो थर्ड वाला, ठीक है, इसमें क्या था, ये सबसे ज़्यादा था, है ना, तो यहाँ पे d3 सबसे कम हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आई बात। चलो अब अगले क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है भाई, 7वां क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज रिवॉल्विंग अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस 2। ये सर्कल का रेडियस कितना गिवन है आपको भाई, 2 मीटर, सॉरी, ठीक है, मीटर में है, ध्यान रखना। यूनिफॉर्म स्पीड v, कोई आपको स्पीड दे रखी है, ये घूम रहा है v से, जो कि 4 मीटर पर सेकेंड है। यूनिट हमेशा ध्यान रखना सेंटीमीटर में है कि मीटर में है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा क्या होता है, ये तो फॉर्मूला जुबान पे होना चाहिए भाई तुम्हारे, mv²/r। इससे सिंपल क्वेश्चन इस टेस्ट में पूछा ही नहीं जा सकता था, क्योंकि वेलोसिटी दे रखी है, ये 16 हो जाएगा, अपॉन रेडियस आपको 2 दे रखा है, तो ये कट गया, कितना 8 आ गया, दैट इज 40 न्यूटन आ गए, आंसर आपका दैट इज 3। ठीक है, इससे सिंपल क्वेश्चन इस पूरे टेस्ट में कोई नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मूले पे है। अब इसकी बात कर लेते हैं भाई, कौन सा क्वेश्चन है ये, 8वां क्वेश्चन। 2 पार्टिकल आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। ये 2 पार्टिकल प्लेस हैं, ये मान लेते हैं मास m1 है, मास m2 है, और डिस्टेंस d है। तो दोनों के बीच का फोर्स निकालते चलो, मुझे पता है क्या करना है, तो मैं जान रहा हूं, ठीक है, सॉरी मैं इसको इरेज कर देता हूं, g जरूरत नहीं थी g की। F1 फोर्स क्या होगा, m1 m2, ये कैपिटल G अपॉन d², ये तो पहला केस हो गया। दूसरे केस में क्या बोला गया है, इफ मास ऑफ 2 पार्टिकल इज डबल्ड, दोनों पार्टिकल का मास क्या हो रहा है, डबल कर दिया जा रहा है। ये क्या है आपका 2m1, ये क्या है आपका 2m2, ये कर दिया गया। डिस्टेंस सेम रखा गया है क्या, बिल्कुल। कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन अनचेंज द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी, तो ये 2 आ जाएगा, ये 2m1 कैपिटल G, बार बार भूल जा रहा हूँ भाई, इंटू 2m2 अपॉन d का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं है, तो ये 4 टाइम्स ऑफ gm1 m2 अपॉन d², और यही वाली क्वांटिटी क्या थी, F1 थी आपकी, तो ये क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ F1। ठीक है, तो जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो क्या होगी, 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स हो जाएगी इनिशियल वाली कंडीशन के। ये भी सिंपल था भाई, ये तो सबसे सिंपल है। याद रखना कि सेंटर पे, अर्थ के सरफेस पे जो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितनी होती है, अगर ई से उसको डिनोट करते हैं अगर, तो वो क्या होती है भाई, स्मॉल g कैपिटल G m/r का स्क्वायर, ये होता है, वेयर m इज मास ऑफ अर्थ एंड r इज रेडियस ऑफ अर्थ। ये स्मॉल g की वैल्यू होती है एट सरफेस ऑफ अर्थ। सेंटर पे क्या होती है, 0, ठीक है, सेंटर पे वेट भी 0 होता है। ये क्या है भाई आपका gmm अपॉन d²। अगर ये वाला m नहीं होता तो तुम बोल सकते थे कि पक्का होगा, क्योंकि ये तो आपको फोर्स दे रखा है ना, ग्रेविटी नहीं दे रखी, एक्सेलरेशन नहीं दे रखा। एक्सेलरेशन क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो यहाँ पे फोर्स दे रखा है आपको, ये एक्सेलरेशन है ही नहीं, ठीक है। 2 मासेस दे रखे हैं, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए यार, अगर फॉर्मूले याद होंगे तब जल्दी जल्दी कर पाओगे। ये हो गया 9वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 10वें वाले क्वेश्चन पे, शॉर्ट फॉर्म में ही करेंगे भाई, इससे ज्यादा नहीं। पोल और ग्रेविटी याद कर लो, पोल पे ज्यादा होता है क्योंकि अर्थ हमारा इलिप्टिकल होता है, ये क्या होता है इक्वेटर, ये क्या होता है पोल। पोल पे जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, gm अपॉन r का स्क्वायर, तो ये rp हो गया, ये re हो गया। अब देखो re आपको ज्यादा दिख रहा होगा, बिल्कुल,
ठीक है। तो ग्रेविटी और रेडियस के बीच में रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर का। मतलब जहां रेडियस ज़्यादा होगा ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, तो आर ई ज़्यादा है यहाँ कम होगा, तो आर एट इक्वेटर क्या होगा, कम होगा आर एट पोल से। वैल्यू भी याद कर लेना, ठीक है, सॉरी ये ग्रेविटी होगी। तो ग्रेविटी एट पोल क्या होती है 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ग्रेविटी एट इक्वेटर क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद कर लेना। यहां से इनवर्स का रिलेशन है, देख लेना इनवर्स का रिलेशन क्या होता है, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, हर प्रॉब्लम में बताना पड़ता है भाई तुम लोग। ये फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पे ही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स क्या होती है, वाइब्रेशन पर सेकेंड, यही ना होती भाई, वाइब्रेशंस पर सेकेंड। वाइब्रेशन आपको दे रखा है कितना, फ्रीक्वेंसी दे रखी कितनी 100 हर्ट्ज, यही दे रखा है ना, फ्रीक्वेंसी ही तो है ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है वाइब्रेशंस पर सेकेंड, और यही दे रखा है आपको 100 हर्ट्ज। आपको बताना है 1 मिनट में कितना ये वाइब्रेट करेगा, तो टाइम आपको मिनट में दे रखा है, इसको सेकेंड में चेंज करोगे तो 60 सेकेंड। तो वाइब्रेशंस कितना आ जाएगा भाई, वाइब्रेशंस जो आएंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ये नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कर लो भाई, तो ये कितना आ जाएगा 100 × 60, क्योंकि मिनट में दिया था तो आपको सेकंड में जानना। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, ठीक है। तो मिनट में पूछा था तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कितना आ जाएगा 6000। कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, बिल्कुल फर्स्ट वाला, ठीक है भाई। बहुत ही सिंपल पेपर था यार, क्या करके आए हो तुम लोग। ये आपको गिवन है कि ये कोई एक रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस r1 है, इसका रेडियस कुछ r2 है, ठीक है। इक्वल मास कोई एक इक्वल मास ही है, मास m ही पकड़ लो, तो ये भी मास m ही है। रिवॉल्विंग लीनियर सर्कुलर पाथ, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में क्या होगा mv²/r1 होगा, इस केस में क्या होगा mv²/r2, ठीक है, यही तो है। सेम लीनियर स्पीड लिखते जाना, मुझे पता है भाई बट तुम्हें नहीं पता है, ठीक है। अपॉन f, ये तो कट जाएगा ऊपर वाली क्वांटिटी, तो आपकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स ये F1 है, ये F2, इसकी रेशियो क्या आएगा R2/R1, ठीक है। मिल गया क्या, मिल गया, बहुत बढ़िया, पहला वाला ऑप्शन। इससे जल्दी जल्दी या फिर इससे धीरे मैं नहीं करा सकता हूँ, ठीक है ना। स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन डाउन इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट, Sn be distance traveled from the time t is equal to n-1 to t is equal to n, then Sn upon s plus n। देखो इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, जो s होता है, ठीक है, इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at², यही होता है ना। अब देखो Sn क्या है भाई, ये Sn है कि आप जो टाइम ट्रेवल करते हो t इज इक्वल टू n से t इज इक्वल टू से लेके t इज इक्वल टू ये 1 से n तक, इसके बीच में जो डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हो वही Sn है। तो Sn के लिए यहाँ क्या करोगे, Sn के लिए आप करोगे एक बार t इज इक्वल टू n-1 पुट करोगे, u इंटू n-1 प्लस हाफ ऑफ n-1 का स्क्वायर इंटू a, ठीक है, at²। ये तो हो गया क्या t माइनस n तक की डिस्टेंस, यहाँ से ये क्या है t इज इक्वल टू n-1 ये डिस्टेंस, और ये क्या है t इज इक्वल टू n, ठीक है। ये 4 है तो ये 3 है, तो आपको जो Sn है वो ये डिस्टेंस सिर्फ गिवन है कि ये होती है एक्चुअल Sn, इतनी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। बट तुम चलते कहाँ से हो, ये t इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग वाला फेज है, यहाँ से तुम यहाँ तक गए, तो यही वाली डिस्टेंस आपको Sn दे रखी है। उसको निकालने के लिए तुम करोगे क्या, पहले जो डिस्टेंस निकालोगे यहाँ तक निकालोगे, दूसरी डिस्टेंस निकालोगे वो यहाँ तक निकालोगे। अब बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस करोगे तो क्या यही वाली डिस्टेंस निकल के आएगी, बिल्कुल वही निकल के आएगी। तो इतना फॉर्मूला हो गया क्या आपका यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक की डिस्टेंस। तो ये हो गई यहाँ तक की डिस्टेंस, सॉरी इसको लिख दो S1, ठीक है, S1 लिखो। अब S2 जो आएगी वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से स्टार्टिंग से, वो क्या आएगी u इंटू एन प्लस हाफ इंटू a इंटू एन का स्क्वायर, और Sn क्या होगा तुम्हारा S2 माइनस S1, यही होगा, ठीक है, यही होगा बिल्कुल। एक बार ये कर लेना, इसके बाद एक बार Sn+1 निकाल लेना, Sn+1
तो इस केस में क्या करोगे, एक बार टाइम की वैल्यू रखोगे n+1, एक बार रखोगे टाइम की वैल्यू क्या n-1, ठीक है, सॉरी n। दो क्वांटिटी आएंगी आपके पास, तो एक रख लेना क्या, एक n रख लेना, एक बार n-1 रख लेना, ठीक है। तो ये Sn+1 आ जाएगा आपका क्या, पहला ये केस आपका ये क्या होगा S2, ये क्या होगा S1, तो आप लिखोगे S2 - S1, निकाल के दोनों का रेशियो ले लेना। इस केस में भी S2 - S1 अलग से निकाल लेना। छोटा सा क्वेश्चन, इसको करना जरूर तुम लोग, ठीक है। अब मैंने इन्फॉर्म बता दिया है कि एक बार यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालोगे, दूसरी बार यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि आपको जो Sn बोला है वो ये वाली डिस्टेंस एक्चुअली बोली है कि ये होती है, एक्चुअल डेफिनेशन ही गिवन है कि लेट Sn बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम t = n-1 टू t = n। सिर्फ वही Sn डिस्टेंस है जो t = n-1 टू t = n जा रही हो। मतलब लास्ट पॉइंट से 1 सेकेंड पहले जो दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस Sn है। तो उसके लिए स्टार्टिंग से लास्ट तक की डिस्टेंस निकालोगे, फिर 1 सेकेंड पहले वाली, तो दोनों को माइनस कर दोगे तो Sn निकल जाएगा। एक बार ये करना, एक बार क्या करना है भाई, ये अगर n है, दूसरे केस में आपको रखना है t = n टू t = n+1, समझे। दो केस बनेंगे, दोनों केस रख लेना, शायद 3 ऑप्शन या फिर बी ऑप्शन में से कोई एक आएगा, ठीक है, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है। बायनेंसी फोर्स क्या होती है भाई, टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड टू एक्सर्ट डाउनवर्ड फोर्स, बिल्कुल नहीं। ये क्या होती है, ऊपर की तरफ हमेशा लगती है बॉडी पे, या फिर बॉडी आपकी पार्सली इमर्स्ड हो या फिर फुली इमर्स्ड हो, दोनों केस में, ठीक है। हमेशा ये कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ। टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड टू एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स, बहुत बढ़िया, सही है। ऑन अ बॉडी पार्शियली और टोटली इमर्स्ड, सही लग रहा है, बट सारे ऑप्शन से एक बार चेक कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन में क्या बोला गया भाई आपसे, टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन अ बॉडी पार्शियली इमर्स्ड, फुल्ली नहीं बोला गया है, फुल्ली नहीं बोला गया है, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन बॉडी, क्या ये वाला सोइम है, बिल्कुल ये पार्शियली बोला गया है, यहाँ टोटली बोला गया। अगर दोनों को मर्ज कर देते तब सही होता, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता तब ये दोनों सही होते, ठीक है। बट आपका ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कंप्लीट डिप करो या फिर हाफ, तो दोनों के केस में क्या होगा, फुल्ली इमर्स्ड, ठीक है। चलो, तो बायनेंसी फोर्स ऊपर की तरफ ही लगेगा। अब तीसरी केस की बात करते हैं भाई, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1, ये ऑब्जेक्ट का मास m1 मानो, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में ही कराऊंगा भाई, ये मत सोचना फुल फॉर्म में करा दूंगा तुमको। वेलोसिटी v, ये कोलाइड करेगा दूसरे मास से, ये m2 जो कि रेस्ट में है, ये वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी क्या है, v = 0 अभी स्टार्टिंग केस में। अब उससे टकराया, ये ऐसे ऐसे गया, इससे टकराया, अब ये वाला चल गया, ये वाला रुक गया, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, रुक गया। अब दूसरा केस देखो, ये वाला जो था m1, ये रुक गया भाई, लेकिन ये m2 क्या किया, उससे वेलोसिटी लेके निकल गया, ये किसी v' वेलोसिटी से जा रहा है। तो आपसे बोला क्या गया, ये v' वाली वेलोसिटी बताइए। m1 धीरे धीरे टुक 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 करते जाके उससे लड़ा और उसको अपनी वेलोसिटी ट्रांसफर करके वो खुद रेस्ट में आ गया, ठीक है। जैसे खो खो खेलते हो ना, खो खो देखा है तुमने, खो खो खेलते हुए कि तुम अपने दोस्त को मार के उसको धक्का देके तुम रुक जाते हो, है ना। तुम अपने दोस्त को मारते हो, तुम रुक जाते हो, तो वो क्या करते हो, कोलिजन ही, यही वाला कोलिजन भाई, कि वो अपने दोस्त को मार रहा है, उसको ढकेल के खुद रुक जा रहा है। तो ये इसको धक्का दे के रुक जाएगा। सीधा मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल सिस्टम ये वाला था, दूसरा ये। तो पहले में m1 क्या था, v वेलोसिटी से चल रहा था, m2 क्या था, रुका हुआ था, इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। तो फाइनल में m1 क्या हो गया, रुक गया, वेलोसिटी 0। लेकिन ये क्या हुआ, m2 किसी v' वेलोसिटी से चल रहा है जो हमें निकालनी है। तो ये तो कट गया, ये कट गया, तो m1v इज इक्वल टू m2 इंटू v', और v' की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1v अपॉन m2। पकड़ में आया, बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट वाला, मोमेंटम कंजर्वेशन है, इससे ज़्यादा कोई सवाल ही नहीं इसमें भाई। कोलिजन होगा तो ये रुक जाएगा, वो चल जाएगा। चलो, ये तो फॉर्मूला है भाई टोटल कि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ इंटू mv², ठीक है, यही होती है ना।
अब देखो काइनेटिक एनर्जी को अगर तुम्हें मोमेंटम के टर्म में चेंज करना है तो तुम क्या करोगे, हाफ इंटू मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये mv का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन m। तो ये mv क्या है आपका बेसिकली मोमेंटम, तो क्या होगा p स्क्वायर बाई 2m, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी। कहीं दिख रहा है आपको ये वाला। अब बस इसको क्या करो इधर भेज दो, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। बी वाला ऑप्शन भी, थर्ड वाला भी क्लियर। अब ये वाले की बात करो भाई, क्या ये सही है, क्या ये सही है। अब मोमेंटम क्या है आपका, मोमेंटम mv है, m इंटू वी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हमें बनाना है इसको, तो आप क्या करोगे, ये p है, ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते चला, हमें इसे क्या बनाना है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। और फिर v से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या v से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी v से मल्टीप्लाई कर दो। तो काइनेटिक एनर्जी इंटू पी इंटू वी अपॉन 2, तो p इंटू वी की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। यही है ना, थोड़ा सा रिलैक्स होकर समझोगे तब समझ में आ जाएगा, चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है। फॉर्मूला ही है, बस तोड़ तोड़ के कर लेना, समझ में आ जाएगा। अब ये भी फॉर्मूला पे ही बेस्ड है, क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। इससे ये फॉर्मूले पे 2 क्वेश्चन मैंने दे रखे थे आपसे, ठीक है। तो आपको साउंड बताना है, ठीक है, साउंड दिया है, वेवलेंथ बताना। तो साउंड क्या है 340 है, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी क्या है 200 यूनिट, सबकी सेम है, बहुत बढ़िया। अब लेमडा निकालना है, ये कट गया, ये हो गया 17, ये हो गया क्या 10, तो लेमडा इज इक्वल टू 1.7 मीटर। कौन सा ऑप्शन है भाई, फ्री वाला है कि नहीं, जस्ट फॉर्मूले पे भाई, उससे ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। इस वाले केस की बात करो, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव, इसको बना लो, क्रेस्ट टू क्रेस्ट बोलो या फिर ट्रफ टू ट्रफ, उसके बीच की डिस्टेंस क्या होती है लैम्डा, यही तो होता है, वही आपको गिवन है, क्या लैम्डा इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखना। इफ टू कंप्लीट वेव का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी 2 दी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 2, ठीक है। अगर 2 कंप्लीट वेव, एक कंप्लीट वेव का क्या मतलब है, एक क्रस्ट एक ट्रफ, दोनों तुम्हारा एक साथ, अगर दोनों पास कर जाता है, 2 पास कर रहा है, 2 कंप्लीट वेव, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है 2 है पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड में अगर 2 कंप्लीट वेव पास करेगी तो फ्रीक्वेंसी 2 होगी। द वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगा, ये होगा 2 इंटू लैम्डा कितना है 5, तो ये क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर में ही आंसर है, तो इसको जरूर ध्यान देना। मीटर में होता तो चेंज करना पड़ता तुम्हें, सेंटीमीटर को 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई कर लेते अगर मीटर में होता, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन की बात करो, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज प्लेस्ड इन वाटर, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 सेंटीमीटर एंड इन एयर 300 मीटर पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर हु इज स्टैंडिंग इन एयर। देखो पहली बात कि वेवलेंथ होती तो चेंज होती, बट फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, वो किसी मीडियम के मोहताज नहीं कि भाई तुम हमको संभाल लो, वो वाला कहानी नहीं, वो खुद अपनी सेम रहती है, किसी भी मीडियम में चले जाओ, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्लेस्ड इनसाइड अ वाटर ये है, तो वो बाहर निकालो या फिर अंदर ले जाओ, वो सेम ही रहेगी, एयर में जाए चाहे जहां जाए। फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। चलो, अ कांस्टेंट फोर्स 10 न्यूटन, ये आपने फोर्स लगाया इस ब्लॉक पे कितना 10 न्यूटन, यूनिट का ध्यान रखना। कांस्टेंट स्पीड, स्पीड से कितना चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड से ये चल रही है इधर, तो आपसे बोला जा रहा है यहाँ t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक जाने में वर्क डन कितना कर देगा, तो आप बताओ वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको अगर वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखी है, तो क्या डिस्टेंस निकाल सकते हो, बिल्कुल, वो क्या होती है वेलोसिटी इनटू टाइम, और ये क्या होगा 2 इंटू 10 दैट इज 20, और फोर्स आपको दे रखा है 10, तो तुम क्या बोलोगे 10 इंटू 20 दैट इज 200। क्लियर, ये क्या था मीटर में था, वो क्या था सेकंड में, तो सही है। चलिए ठीक है, आई होप भाई समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। अब जाओ सोशल वाले पार्ट को देखो, उसमें अगर ना समझ में आए तो सर से पूछ लेना, ठीक है। बट टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टेस्ट दो, और जो चीज़ें ना समझ में आई हो कमेंट करके पूछ लो। बाय एवरीवन, टेक केयर।